जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट 26 टू 30। एज यू नो, ये हमारी क्लास नंबर 6 है जिसमें हम आपको आगे के कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं। इससे पहले आपको 5 क्लासेस कॉन्सेप्ट की दे दी गई हैं जिनमें आपको 1 टू 25 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए गए थे, और ये सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में एरर देखने को मिलेंगी। तो यदि आप कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को क्लियर करना चाहते हैं तो इन क्लास को जरूर देखना, और यदि आप इन क्लासेस की सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स और अपडेट मिलती रहती हैं। और मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि इंग्लिश में आप किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं और पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं। यदि आपको कोई भी अपने एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी गाइडेंस के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम चलते हैं 26 कॉन्सेप्ट। और ये इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हीं में से आपको एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लास न होकर छोटी छोटी क्लासेस की फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो। ठीक है बच्चों, चलिए 26 है हमारा कॉन्सेप्ट, यूज टू प्लस बेस फॉर्म प्लस वर्ब और पास्ट हैबिट। देखिए मैं समझाता हूँ ये क्या है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आई हमारी यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना, उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड नेम है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और इससे पहले यदि यूज टू है या फिर यूज टू के बाद बेस की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है पास्ट हैबिट। कोई भी ऐसी हैबिट जो पास्ट में रही हो उसे हम यूज टू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टेंस में हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे हम कहने लगे कि मैं बचपन में स्कूल पैदल जाया करता था, तो पास्ट की बात है ना, तो वहां पर हम यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आया यूज टू के फॉर्म में कि यदि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो पास्ट हैबिट को शो करेगा। सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं, टू प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस जिरेंड। इसका मतलब होता है हैबिट हो जाना। किसी भी चीज की हैबिट हो जाने को दर्शाने के लिए स्ट्रक्चर होती है। देखिए बी जो होती है, बी की फॉर्म में आती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये सब बी की फॉर्म कहलाती हैं। तो यदि इनके बाद यूज है, उसके बाद टू के बाद जिरंड है, मतलब जिरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो वो हमारी हैबिट हो जाने को शो करेगा। ठीक है, इस टाइम पर हैबिट हो जाना। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, बी प्लस यूज टू प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेट का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैंने लिखा है इन्फिनेटिव कहते हैं इसे, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूज करना, किसी भी चीज का उपयोग करना। हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में उपयोग करना। तो उपयोग वाला सेंस आएगा तो बी प्लस यूज्ड प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जांपल देकर समझते हैं कि एग्जांपल से हम किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई या फिर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब आई वाज आ गया, इसका मतलब है बात किस में की गई है, पास्ट में। तो when I was a child, I used to play cricket with my father every Sunday। तो मैं क्रिकेट खेला करता था। तो पास्ट हैबिट की बात आ गई, तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमें यूज किया गया यूज टू, और यूज टू के बाद क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आई एम यूज टू स्टडिंग एट नाइट। अब देखिए एम क्या है, बी की फॉर्म है, और यूज्ड टू एक साथ आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, जिरंड। तो यहाँ से हमें शो हुआ कि मैं रात को पढ़ने का आदी हो चुका हूँ। तो आदी हो जाना, किसी भी चीज में हैबिट में आ जाना, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी, बी प्लस यूज टू प्लस जिरंड। तो आई एम यूज टू स्टडिंग एट नाइट, तो हम यूज टू का यूज ऐसे भी करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड था हमारा उपयोग करने के सेंस में, यूज करने के सेंस में, उपयोग करने के सेंस में। वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ जो टू जनरेट है ये इन्फिनिटिव है, ये क्या है, इन्फिनिटिव है। लेकिन यू इज क्या हुआ, बी, और फिर इसके बाद यूज्ड, मतलब यूज करना। तो वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक बात आई समझ में? तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 27, नीड एंड डेयर। आप सभी ने इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा यदि आपने इंग्लिश का कोई भी एग्जाम दिया हो। तो इन्हें हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल का मतलब होता है ये पार्टिसिपेट करती है, ये मेन वर्ब का भी काम कर देती है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देती है। तो इन्हें हम सेमी मॉडल या फिर पार्शियल मॉडल या फिर पार्शियल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये मॉडल का यूज देखिए किस तरीके से होता है। जैसे नीड है तो नीड के बाद नोट आएगा, नीड नोट या फिर डेयर नोट, इस तरीके से हमारा मॉडल के यूज में होगा। अब यदि नोट आ रहा है तो नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और नोट के बाद मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो डेयर के बाद यदि नोट आए तो डेयर वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होगा। यदि नीड के बाद नोट आएगा तो उससे पहले नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होगा और नोट के बाद फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, सेकंड है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस नीड या फिर डेयर। अब आप सभी को पता होगा यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर कोई वर्ब आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर भी नीड और डेयर किसका बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले कुछ नोट करने वाली बात है, ये देखिए क्या कि जब भी आपको नीड और डेयर के बाद टू दिखाई दे रहा है या फिर ये मॉडल का काम कर रही है तो इसके आगे मेन वर्ब भी आना जरूरी है। ठीक है, एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट का मेन वर्ब, सब्जेक्ट की मेन वर्ब होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा मॉडल दिया हुआ था, मॉडल की वजह से हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि नीड और डेयर मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, मेन वर्ब का, तो उसके बाद वर्ब डायरेक्ट नहीं आएगी, बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो इन्फिनेटिव के साथ आएगी, टू के साथ। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ आएंगी यदि ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यू नीड नोट टू क्लीन द विंडोज। अब मैंने बताया था यदि नोट से पहले नीड या डेयर आ रहा तो वो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए। लेकिन ये टू क्या कर रहा है तो इसलिए टू को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सही हमारा सेंटेंस होगा यू नीड नॉट क्लीन द विंडोज। सेकंड देखिए, हाउ डेयर यू टू से दीज वर्ड्स टू माय फादर। अब देखिए हाउ के बाद यदि डेयर आ रहा तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब नहीं होगा। तो इसके लिए टू का यूज नहीं करते हुए यू के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो हाउ डेयर यू से दीज वर्ड्स टू माय फादर। क्लियर, इतनी बात आई समझ में आपके। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 28। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने एग्जाम क्वालिफाई कर सके। देखिए 28 है कैन। अब मैं थोड़ी बहुत आपको मॉडल्स के बारे में बताता हूँ कि मॉडल्स किस तरीके से यूज होते हैं। कुछ स्पेशल मॉडल्स ली गई हैं आगे के कॉन्सेप्ट में, इनके बारे में जानते हैं। कैन, अब कैन का मतलब होता है, देखिए मीनिंग आगे लिखा होगा एबिलिटी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर नेगेटिव पॉसिबिलिटी। कैन जो होता है वो हमारी एबिलिटी को शो करता है, हमारी पावर को शो करता है, हमारी क्या कहते हैं ताकत को शो करेगा। ठीक है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करेगा और नेगेटिव पॉसिबिलिटी के जहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो उसे शो करेगा। जैसे मैरी कैन प्ले पियानो, तो यानी कि उसकी एबिलिटी, उसकी पावर है, उसकी कैपेसिटी है क्या करने की, पियानो प्ले करने की। तो इसलिए हमने क्या कहा, कैन का यूज हुआ। और याद रखना जो भी मॉडल्स हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ना तो सेकंड, ना थर्ड और ना ही आईएनजी फॉर्म यूज होती। ठीक है, हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो आप लिख सकते हैं मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसी में नेक्स्ट में देखते हैं कुड। अब कुड क्या बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए उसमें तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी, बस वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। लेस पॉसिबिलिटी के पॉसिबिलिटी नहीं है। और पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं एग्जांपल से। कुड यू टेल मी द वे टू लाइब्रेरी प्लीज। अब देखिए यहाँ पर प्लीज आ गया
तो मे वगैरह भी यूज होते हैं, बट हम कुड का भी यूज कर सकते हैं किसके सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में। किसके सेंस में, रिक्वेस्ट की। तो कुड यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मे की तरफ। यदि आपको इनकी बहुत डिस्क्रिप्टिव और अच्छे तरीके से क्लासेस चाहिए तो मैंने वो क्लासेस भी अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, अब तो मैं सिर्फ रिवीजन कराने के लिए आया हूँ ताकि आपके एग्जाम से पहले आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आए। देखिए मे का मतलब है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एक हम मे का यूज कर सकते हैं तो कुड का नहीं करेंगे, दोनों का हो सकता है, पर सिचुएशन डिपेंड करेंगी। और ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी यूज हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, दैट मे बी अ बेटर सॉल्यूशन फॉर यू। दैट मे बी अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ फॉर यू। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताइए, होगा नहीं होगा वो बाद में डिपेंड करेगा, बट अभी फिलहाल क्या बताया, पॉसिबिलिटी बताइए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं माइट पर। माइट का मतलब क्या है कि पास्ट ऑफ मे का पास्ट माइट होता है, बट ये क्या दिखाता है, ये शो करता है लेस पॉसिबिलिटी, कि बिल्कुल ही नेगेटिव पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। जैसे दिस टीम माइट विन द गेम बट आई डाउट इट। मतलब ये टीम जीत सकती है, एक बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, बट मुझे डाउट है जीते ना जीते। ठीक है, तो यहाँ से हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। चलते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 29। इस कॉन्सेप्ट में है हमारा वुड। वुड क्या शो करता है, देखिए वुड शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस पास्ट हैबिट और पास्ट ऑफ विल। मतलब ये विल का तो पास्ट होता ही होता है, बट ये पास्ट हैबिट भी शो करता है कि पास्ट में कोई वर्क किया जा रहा हो या फिर हुआ हो, उसे भी शो करे। जैसे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वुड हाइड अंडर द बेड टू स्केयर माय पेरेंट्स। तो यहाँ पर पास्ट की बात की गई है, एक हैबिट बताई गई है, तो हम वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वुड भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा O2। O2 क्या होता है, O2 होता है बच्चों मोरल एडवाइस। मतलब O2 का यूज करते हैं हम मोरल एडवाइस के लिए, कि ऐसी एडवाइस जो मोरली दी जाए, बेशक उसे करो मत करो वो डूअर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर सिर्फ मोरली एथिकली देखा जाता है कि भाई ऐसा करना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं, इफ यू अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम। पहले बता दिया डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम, कितनी इनकम जो आपको अच्छे तरीके से अपना जीवन जी रहे हो। यू ought टू हेल्प द पुअर। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यदि आप एक अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक मोरल एडवाइस है, तो हम वहां पर O2 का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल एडवाइस। मतलब शुड का जो यूज किया जाता है वो हमारे जनरल एडवाइस के लिए किया जाता है, कि जहां पर एक नॉर्मली एडवाइस दी जाए कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, बेशक वो करे या ना करे। जैसे इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। अब इसने बता दिया, शर्त रख दी कि यदि आप अपना वेट को कम करना चाहते हैं, वेट को खोना चाहते हैं, लॉस करना चाहते हैं, तो आपको जो फास्ट फूड है उसे खाना रोकना होगा। मतलब फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, शुड। अब इसे अगर वेट लूज नहीं करना तो ठीक है, खा सकता है। तो ये एक जनरल एडवाइस है कि आप यदि वेट को कम करना चाहते हैं तो आपको फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो वहां पर हम शुड का यूज करते थे। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा मस्ट है। मस्ट का मतलब है ओब्लिगेशन या फिर वेरी हाई पॉसिबिलिटी। मतलब एक ऐसी जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो, उसमें हम किसका यूज कर सकेंगे, मस्ट का यूज कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है ओब्लिगेशन के लिए, जहां पर एक डिसीजन मानना ही चाहिए। ठीक है, जैसे यू मस्ट स्टडी इफ यू वांट गुड ग्रेड्स। यदि आपको अच्छी ग्रेड चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको एक गुड ग्रेड
चाहिए तो, ठीक है। तो एक शर्त रख दी जाती है इसमें करने के लिए, तो वो कहते हैं हम मस्ट का यूज करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 30 है इफ आई वर। देखिए इसके लिए मैं कमांडो सीरीज में अलग से क्लासेस लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि इफ आई वर कहाँ यूज होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, बट अब रिवाइज करा देता हूँ। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर पीडीएफ बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है एक कमांडो सीरीज के नाम से, तो आप वहां से क्लास को देख सकते हो। इफ आई वर, इफ आई वर एक हाइपोथेटिकल होता है जहां हम बहुत ज्यादा ऐसे प्रिडिक्शन कर लेते हैं जो प्रेजेंट कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इनका यूज कैसा करते हैं, इफ आई विश या फिर वी विश, जैसे एक इमेजिनेशन करते हैं। मैं कहने लगूं इफ आई वर द किंग, तो इस टाइम मैं किंग नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किंग होता तो, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से लो पॉसिबिलिटी, मतलब इस टाइम तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, इफ आई वर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या है, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो यहाँ पर ये या तो ही, आई, सी, देखिए चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, यूज हम वर्ब का ही करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि वो यहाँ पर ही के साथ वाज का यूज करके जब बना देता है सेंटेंस को, तो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो, हम यूज करेंगे वर्ब का। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा एक क्लोज स्टार्ट होती है जहां हम सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट और प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे इफ आई वर टॉलर, इफ आई वर टॉलर आई वुड बाय दिस ड्रेस। अभी तक कंडीशन बता दी, अगर मैं टॉलर होता तो प्रेजेंट कंडीशन में टॉलर नहीं है, अगर आगे चल के हो जाएगा तो भी कंडीशन नहीं है कि आगे होगा नहीं होगा, बट वो प्रेजेंट में बता रहा है इस टाइम में टॉलर नहीं हूँ, बट वो सोच रहा है यदि मैं टॉलर होता तो आई वुड बाय दिस ड्रेस, मैं ये वाली ड्रेस खरीद लेता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वर ओल्डर। अब इसने कहा कि आई विश आई वर ओल्डर, मतलब सोच रहा है ये, फिर एक इमेजिनेशन है। आई रियली वांट माई ओवन कार, ठीक है। तो आपको ये इमेजिनेशन वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह की क्लास को आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँ ज्यादा से ज्यादा ये क्लासेस जाए 50 प्लस 100 प्लस आपको कॉन्सेप्ट कराए जाए जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिलती रहती है, नोट्स मिलते रहते हैं और क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और यदि आप एयरफोर्स की फ्री में मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां आपको हर सब्जेक्ट के लिए मॉनिटर या फिर मेंटरशिप दी जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपके लिए इंग्लिश का कंटेंट इतना ज्यादा आपको प्रोवाइड करा रखा है कि आपको कुछ और जरूरत होगी नहीं इंग्लिश में। तो 18 प्लस का हमारा इंग्लिश में एयरफोर्स को लेकर टारगेट है, ऐसे ही नेवी में 20 प्लस है, और एनडीए में रहने वाला है 150 प्लस, जिसके लिए मैं अलग से भी एक कोर्स लेकर आने वाला हूँ। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।